नमस्कार दोस्तों, मैं रामू सर अपने YouTube चैनल श्री एग्री क्लासेस में बहुत बहुत स्वागत और अभिनंदन करता हूं। ठीक है, जैसे कि ठीक है हम लोग पढ़ रहे थे, कौन सा टॉपिक पढ़ रहे थे? ठीक है, जैव विकास एवं सुजनन। कौन सा टॉपिक पढ़ रहे थे? है ना, विकास एवं सुजनन। तो इसमें हमारी यानी एक क्लास हो चुकी थी। ठीक है, तो इसमें हम लोग पढ़े थे जैव विकास के कुछ प्रमाण। ठीक है, तो हम इसमें पढ़ चुके थे भैया, वर्गीकरण से प्रमाण, तुलनात्मक रचनाओं से प्रमाण, ठीक है, संयोजी कड़ियों से प्रमाण, ठीक है, उसके बाद में पूर्वजता से प्रमाण, है ना, अवशेषी अंगों से प्रमाण, ठीक है, उसके बाद में तुलनात्मक भ्रमणकी से प्रमाण। अब उसके बाद हम लोग पढ़े थे, है ना, जीवाश्म विज्ञान से प्रमाण, इसके बारे में भी पढ़ चुके थे। तो अभी इसमें कुछ बाकी है। ठीक है, तो आइए हम यहीं से अपनी क्लास को स्टार्ट करते हैं। ठीक है, तो इसके अंतर्गत हम पढ़ेंगे, ठीक है, यानी जीवाश्म विज्ञान के अंतर्गत, है ना, हम पढ़ेंगे भैया चट्टानों के बारे में। किसके बारे में? चट्टान के बारे में। ठीक है, चट्टानों के बारे में, यानी चट्टानों के प्रकार। सीधा सीधा हम बात करते हैं चट्टानों के प्रकार, क्योंकि भैया जो जीवाश्म होते हैं, है ना, चट्टानों में भी पाए जाते हैं। ठीक है, तो आइए हम इसके बारे में बात करते हैं कि जो हमारी चट्टानें होती हैं कितने प्रकार की होती हैं। तो हमारी जो चट्टानें होती हैं भैया 3 प्रकार की होती हैं। एक होती है आग्नेय चट्टान। कौन सी होती है? आग्नेय चट्टान। ठीक है, एक होती है ना, आग्नेय चट्टान। एक होती है अवसादी चट्टान। आग्नेय अवसादी, ठीक है, या इसी को हम तल छठी चट्टान भी कह सकते हैं, है ना। आग्नेय चट्टान नंबर 1, नंबर 2 अवसादी चट्टान, ठीक है, नंबर 3 क्या हो जाएगी? कायांतरित चट्टान। कायांतरित, या इसी को हम भैया रूपांतरित चट्टान भी कह सकते हैं। ठीक है, तो हम इसके बारे में पढ़ेंगे कि किस किस चट्टानों में जो जीवाश्म पाए जाते हैं। ठीक है, तो आइए हम बात करते हैं आग्नेय चट्टान। ठीक है, तो इसका थोड़ा हम बात कर लेते हैं निर्माण के बारे में। ठीक है, तो जो हमारी आग्नेय चट्टान होती है इसका निर्माण ज्वालामुखी के, है ना, उद्गार से होता है। किससे होता है? ज्वालामुखी के उद्गार से। ठीक है, यानी ये सबसे प्राचीन चट्टान मानी जाती है। यानी जब हमारी पृथ्वी का निर्माण हुआ था, ठीक है, जैसे हमने पहले पढ़ा चुका हूं पहले लेसन में, है ना, जीवन की उत्पत्ति में, कि जो हमारी पृथ्वी थी एक आग का दहकते हुए आग के गोले के समान थी। ठीक है, जितना भी यानी ठोस पदार्थ था वह जाके कहाँ जम गया था? यानी पृथ्वी के केंद्र में। ठीक है, और जो बचा था, है ना, ठंडा होकर के, है ना, सबसे ज्यादा आग्नेय चट्टान का निर्माण हुआ था। ठीक है, तो अगर हम इसकी बात करें एक चित्र के माध्यम से, ठीक है, अगर इसको हम मान लें, ठीक है, ये हमारी एक ज्वालामुखी थोड़ा बारे बता रहे हैं। ठीक है, तो इसके अंदर, पृथ्वी के अंदर क्या है? आज भी पृथ्वी अंदर से दहकते हुए गोले के समान है। इसके अंदर जो लावा भरा हुआ है वो भी पिघली अवस्था में है आज भी। ठीक है, तो अंदर से पृथ्वी के अंदर जो लावा भरा हुआ है, ठीक है, यानी इसको जब हम अंदर भरा हुआ है तो इसको मैग्मा कहते हैं। क्या कहते हैं? मैग्मा। ठीक है, और इसके पहले ज्वालामुखी फटने से पहले भयंकर राख निकलती है। क्या निकलती है भैया? भयंकर राख निकलती है। और क्या निकलती है ना, धुआं निकलता है, और ये बादल नुमा संरचना बन जाती है। ठीक है, तो ये डिटेल में ज्यादा नहीं जा रहे हैं। तो इससे यानी जो लावा मैग्मा फूट करके बाहर निकलता है। ठीक है, और जिस मिट्टी का, जिस चट्टान का निर्माण होता है उसको हम क्या कह सकते हैं? आग्नेय चट्टान। ठीक है, आग्नेय चट्टान। और इस चट्टान में क्या होता है? जीवाश्म नहीं पाए जाते हैं। क्यों नहीं पाए जाते हैं? क्योंकि भैया ये एक आग है, ना, आग के समान दहकता हुआ है, तो इसमें जीवाश्म नहीं पाए जाएंगे, वो सब खत्म हो जाएंगे। इसमें कुछ, है ना, खनिज पदार्थ पाए जाते हैं, है ना, इंपॉर्टेंट चीजें। अब उसके बाद में यही चट्टानें जब भैया, है ना, क्या होती हैं, है ना, इनकी जो तली होती है कट छट करके, है ना, कट छट करके, है ना, बटुर करके इकट्ठा हो जाती है ना, बह जाती है, तो उसको हम क्या कह सकते हैं? अवसादी या तल छठी चट्टान। जो इसका तल होता है किसका? आग्नेय चट्टान का, या कट करके, है ना, जो तल होते हैं, ठीक है, उसमें एकत्रित होते रहते हैं, जिसको हम क्या कह सकते हैं? तल छठी चट्टान। ठीक है, और इस चट्टान में सबसे ज्यादा जीवाश्म पाए जाते हैं। ठीक है, यहां से अगर प्रश्न बनाया जाए कि भैया सबसे ज्यादा जो जीवाश्म है किस, है ना,
किस चट्टान में पाए जाते हैं? तो तलछटी चट्टानों में, या अवसादी, अवसाद समझ रहे हो ना, मलबा उसमें इकट्ठा होता रहता है। ठीक है, जैसे कि अगर एक हम उदाहरण की बात करें, जो हमारा हिमालय पर्वत है, जो आज हमारा हिमालय पर्वत है, इसके पहले है ना, पहले कभी यहाँ पे टेथित सागर हुआ करता था। क्या हुआ करता था? टेथित सागर, टेथित सागर है ना, वहां पे टेथित सागर हुआ करता था, और वहां पे धीरे 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 क्या हुआ, मलबा इकट्ठा हुआ होता गया, और उसके अंदर है ना, यानी अचानक से क्या हुआ, यानी भौगोलिक उथल पुथल के परिणाम स्वरूप वहां पे है ना, जो वहां का जो समुद्र था, ठीक है, उसमें मलबा इकट्ठा होता गया, और धीरे 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 करके वहां पे क्या हो गया है ना, यानी कि हिमालय पर्वत का निर्माण हो गया, और वहां पे बड़े बड़े जीव जंतु और जो पशु पक्षी थे उसी में दब गए। ठीक है, वही से है ना, डीजल, पेट्रोल और मिट्टी का तेल, यही सब निकाला जाता है। ये सब क्या है? जीवाश्म ईंधन है। ठीक है, और क्या है, जो बड़े बड़े पेड़ पौधे होते हैं वो दब जाते हैं, ठीक है, उनका बन जाता है कोयला। ठीक है, तो ये हमारा हो गया अवसादी चट्टान। ठीक है, उसके बाद कायांतरित चट्टान, कायांतरित है ना, कायांतरित मतलब होता है कि काया में अंतर हो जाता है। ठीक है, यही जो अवसादी चट्टान है, इसकी जो बनावट है, अधिक दाब, अधिक ताप और जल के कारण इसमें क्या हो जाता है? ठीक है, इसकी जो काया होती है, यानी कि इसकी जो चट्टानें होती है वो रूप परिवर्तित कर लेते हैं, जिसको हम कायांतरित चट्टान या रूपांतरित चट्टान कहते हैं। ठीक है, तो ये हमारी 3 चट्टानें हो गई। ठीक है, अब जैसे रूपांतरित चट्टान में क्या क्या आता है? संगमरमर हो गया है ना, संगमरमर तो जानते ही हो, स्लेट हो गया, ये सारी चट्टानों के उदाहरण है। ठीक है, तो ये हो गए हमारी तीनों चट्टानों के प्रकार। अब हम बात करते हैं भैया जीवाश्म की आयु का निर्धारण, है ना, जो जीवाश्म होता है इसको है ना, कैसे वैज्ञानिक लोग है ना, जो बहुत पुराने जीवाश्म होते हैं, कैसे इनकी आयु को निर्धारित करते हैं। ठीक है, जीवाश्मों की आयु का निर्धारण, जीवाश्मों की आयु का निर्धारण। ठीक है, जो जीवाश्म होते हैं इनकी आयु का निर्धारण कौन कौन सी विधियों के द्वारा होता है, आइए उनके बारे में बात करते हैं। तो हमारी एक सबसे पहली विधि है, जो कौन सी है? रेडियो एक्टिव कार्बन विधि, रेडियो एक्टिव कार्बन विधि, या इसको हम शॉर्ट में C14 कह सकते हैं, C14। ठीक है, यह विधि कौन सी है? ठीक है, ये जो विधि है हमारी जीवाश्मों की आयु की जो आधुनिक विधि है। ठीक है, यानी आजकल जो प्रयोग की जा रही है, ठीक है, ये आधुनिक विधि है। ठीक है, इसके द्वारा क्या किया जाता है? ठीक है, जो जीवाश्म होते हैं, ठीक है, उनकी आयु का निर्धारण किया जाता है। ठीक है, एक वैज्ञानिक थे लिबे, क्या नाम था भैया? उनका नाम था लिबे, क्या नाम था? लिबे। ठीक है, इन्होंने 1949 में, कब? 1949 में, ठीक है, इस विधि को खोजा था। ठीक है, तो ध्यान रखना, रेडियो एक्टिव विधि क्या है? आधुनिक युग की विधि है। ठीक है, इसके द्वारा जीवाश्मों का अध्ययन किया जाता है। ठीक है, और शॉर्ट फॉर्म में याद रखना रेडियो एक्टिव, है ना, यानी C14 का, है ना, इसको भी कह सकते हैं C14। ठीक है, अब उसके बाद में दूसरा आता है भैया यूरेनियम लैड विधि। कौन? यूरेनियम लैड विधि, है ना, दूसरी विधि हमारी है यूरेनियम लैड विधि। ठीक है, इसके द्वारा भी क्या किया जाता है? जीवाश्मों का अध्ययन किया जाता है। एक वैज्ञानिक थे वोल्ट वुड, कौन थे? वोल्ट वुड थे। ठीक है, जिन्होंने इस विधि को, है ना, क्या किया था? सबसे पहले भूगर्भीय, है ना, जो भूमि के अंदर जीवाश्म पाए जाते हैं उसका अध्ययन किया था। ठीक है, तो ध्यान रखना यूरेनियम लैड विधि। ठीक है, यूरेनियम जानते होंगे, यूरेनियम 235, है ना, इसको ऐसे लिखा जाता है यूरेनियम 235। ये एक बहुत, है ना, ऊर्जावान धातु होती है ना। 1 ग्राम यानी 1 किलो यूरेनियम और 1 क्विंटल कोयला जलाने के बराबर इसकी ऊर्जा होती है। ठीक है, तो ये भूगर्भीय, है ना, चट्टानों की आयु का निर्धारण इसके द्वारा किया जाता है। ठीक है, कौन सा वैज्ञानिक? वोल्ट वुड। ठीक है, और 1 ग्राम, है ना, 1 वर्ष में 1 ग्राम
यूरेनियम विघटित होकर क्या बनाता है, 1 ग्राम यूरेनियम जो विघटित होकर के है ना 1 बटे क्या बनाता है, 1/76 गुणे, ठीक है, 10 की घात 8 है ना, 1/76 गुणे 10 की घात 8 ये क्या बनाता है ना, ग्राम लेड बनाता है। ठीक है, 1 ग्राम है ना यूरेनियम विघटित होकर के 1/76 गुणे 10 की घात 8 क्या बनाता है, ग्राम लेड बनाता है। ठीक है, तो इसके द्वारा एक यहाँ पे फार्मूला आता है। ठीक है, क्या बनेगा, पीबी यानी लेड, पीबी क्या होता है, पीबी अपान यूरेनियम है ना गुणे 76 गुणे 10 की घात 8, ये हमारा फार्मूला बन जाता है। ठीक है, कि जीवाश्मों की आयु ज्ञात करने के लिए। ठीक है, पीबी यानी लेड अपान यूरेनियम इंटू 76 गुणे 10 की घात 8 ईयर। ठीक है, तो ये हमारी तीसरी विधि हो जाती है। कौन सी दूसरी विधि हो जाती है, यूरेनियम। ठीक है, यूरेनियम लेड विधि, वोल्ट वुड ने इसको खोजा था। ठीक है, आइए हम तीसरी बात करते हैं, तीसरी विधि की। इसको मिटा करके हमारी तीसरी विधि है, कौन सी है, पोटेशियम आर्गन विधि। ठीक है, तीसरी है पोटेशियम आर्गन विधि, आर्गन विधि, ये हमारी तीसरी विधि है ना, जीवाश्मों की है ना, जीवाश्मों का अध्ययन करने की पोटेशियम आर्गन विधि। इसमें क्या होता है, प्रत्येक जीवधारी में लगभग ठीक है 0.01% कितना 0.01% क्या होता है भैया, रेडियो एक्टिव है ना पोटेशियम उपस्थित रहता है। ठीक है, सभी जीवों में क्या होता है, प्रत्येक जीवधारी में लगभग 0.01% क्या होता है, रेडियो एक्टिव पदार्थ है ना, रेडियो एक्टिव पोटेशियम उपस्थित होता है। ठीक है, जो क्या होता है, विघटित होकर के कैल्शियम तथा आर्गन, कैल्शियम जो विघटित होकर के क्या बनाता है, कैल्शियम और आर्गन बनाता है। क्या बनाता है, कैल्शियम और आर्गन बनाता है। ठीक है, उसके बाद में इस रेडियो एक्टिव पोटेशियम का जो अर्ध आयु काल होता है वह कितना होता है, लगभग वो होता है भैया 1.1 है ना 1.3 गुणे 10 की घात 8। ठीक है, इसका जो अर्धायु काल होता है 1.3 गुणे 10 की घात 8 होता है ना। इसको ध्यान रखना, वर्षों का होता है ना, वर्षों का होता है। ठीक है, और इसमें क्या होता है, जो पोटेशियम होता है, पोटेशियम आर्गन तथा कैल्शियम की मात्राओं को ज्ञात करके जीवाश्म की आयु का निर्धारण किया जाता है। ठीक है, क्या किया जाता है, जो पोटेशियम और आर्गन होता है और कैल्शियम की मात्राओं को ज्ञात करके, ठीक है, जीवाश्म की आयु का अध्ययन किया जाता है। ठीक है, तो ये वाला हो गया हमारा तीसरा विधि। ठीक है, इस विधि से वैज्ञानिक लगभग 3000 है ना 3000 नहीं सॉरी 3 अरब है ना वर्ष से भी अधिक पुरानी चट्टानों की आयु निर्धारित की जा सकती है। इस विधि के द्वारा 3 अरब वर्ष से भी अधिक पुरानी जो जीवाश्म होते हैं उसका हम आयु ज्ञात कर सकते हैं। ठीक है, तो इसके बारे में याद रखना। ठीक है, तो ये हमारी 3 विधियां थी। ठीक है, आइए इसके बारे में बात करते हैं। इसके अंदर एक लगा है जीवाश्मों के अध्ययन के आधार पर घोड़े का विकास, है ना, यानी जीवाश्मों के अध्ययन से है ना घोड़े का विकास कैसे हुआ। ठीक है, घोड़े का विकास, ठीक है, यानी जीवाश्मों के द्वारा घोड़े के विकास का अध्ययन किया गया। ठीक है, और बताया गया, क्या बताया गया कि जीवाश्म विज्ञान के अनुसार घोड़े का जो उद विकास हुआ है उत्तरी अमेरिका, कहां से, उत्तरी अमेरिका के मैदानों में लगभग 40 लाख, आज से लगभग 40 लाख वर्ष पूर्व। ठीक है, सीनोजोइक युग, कौन सा युग, सीनोजोइक युग के, ठीक है, कियो है ना इओसीन काल में हुआ था, आज से लगभग पहले। ठीक है, किस युग में, तो सीनोजोइक युग के है ना इओसीन युग में हुआ था। ठीक है, अब इसके जो पूर्वज थे लगभग भैया 1 फुट के होते थे। कितने होते थे, 1 फुट के होते थे। अब उसके बाद क्या हुआ, ये है ना 1 फुट के ऊंचे लोमड़ी के आकार के होते थे। कैसे, लोमड़ी के आकार के हुआ करते थे। ठीक है, और जो उसके बाद में क्या होता है, क्या इसके जो अगले वाले पैर हैं है ना, अगले जो पैर हैं 4 तथा पश्चपाद में 3-3 अंगुलियां होते थे। अगले वाले पैर में 4-4 अंगुलियां और पिछले वाले पैर में 3-3 अंगुलियां
हुआ करती थी, ठीक है। अब इसके बाद क्या था, ओलिगोसीन युग में, है ना, मीसोहिप्पस, है ना, मीसोहिप्पस में, ठीक है, फिर इसका विकास हुआ। इसके आगे वाले जो पैर और पाछे वाले पैरों में फिर क्या हुआ, तीन तीन अंगुलियां हो गई, यानी अंगुलियां क्या हो गई, समान हो गई, पहले 4 थी अब 3 हो गई, है ना। आगे वाले में भी और पीछे वाले पैरों में तीन तीन अंगुलियां हो गई। उसके बाद क्या होता है, मायोसीन युग में, ठीक है, मायोसीन युग में क्या होता है, मेरिकिप्पस घोड़ों का विकास हुआ। किसका हुआ विकास, है ना, मेरिकिप्पस का विकास हुआ, ठीक है। ये टूटे, है ना, ये टट्टू जैसे थे, कैसे, टट्टू जानते हो ना, टट्टू के आकार के थे। और उसके बाद क्या हुआ, इनमें जो इनके जो आगे तथा पिछले वाले जो पैर थे, तीनों उंगलियां थी, है ना। उसके बाद क्या हुआ, इनमें भी, है ना, इनसे भी बीच वाली अंगुलियां सबसे लंबी थी। और यही क्या हुआ, जो पृथ्वी थी, है ना, पृथ्वी तक पहुंचती थी, ठीक है। उसके बाद में प्लीस्टोसीन युग में, किस युग में, है ना, प्लियोसीन युग में, है ना, काल में, है ना, प्लायहिप्पस घोड़ों का विकास हुआ। और क्या हुआ, प्लायहिप्पस में विकास हुआ, धीरे धीरे इनमें परिवर्तन होता गया। और क्या हुआ, प्लीस्टोसीन युग में, है ना, प्लीस्टोसीन युग में, ठीक है, आधुनिक घोड़े, जिसका नाम क्या है, वैज्ञानिक नाम इक्वस, ठीक है, इस घोड़े का विकास होता है, ठीक है, जिसकी ऊंचाई कितनी होती है, लगभग 1.5 मीटर होती है, 1.5 मीटर। पहले कितनी थी, 1, है ना, फुट हुआ करती थी, ठीक है, भेड़िए के आकार का होता था। लेकिन अब धीरे धीरे प्लेस्टोसीन युग में क्या हुआ, या इसकी ऊंचाई 1.5 फीट हो गई, ठीक है, कितनी हो गई, सॉरी 1.5 फीट नहीं, 1.5 मीटर हो गई, ठीक है। तो इस तरह से घोड़े का विकास हुआ, ठीक है। किसके द्वारा पता चला भैया, ये जीवाश्म के अध्ययन से, ठीक है। अब उसके बाद में हम बात करते हैं भैया आनुवांशिकी से प्रमाण, ठीक है। तो अगला हमारा आ जाएगा भैया, ये जीवाश्म ईंधन से प्रमाण था, है ना, जीवाश्म विज्ञान से। अब हम अगला पॉइंट बात करते हैं, है ना, आनुवांशिकी से प्रमाण, आनुवंशिकी से प्रमाण, ठीक है। अब आनुवंशिकी से प्रमाण कैसे होता है, ठीक है, यदि आनुवंशिक जो लक्षण होते हैं उसके आधार पर, है ना, इसका जो प्रमाण दिया गया, ठीक है। जैसे कि न्यूक्लियो प्रोटीन, है ना, डीएनए आरएनए, यही तो हमारे क्या होते हैं, आनुवंशिक क्या होते हैं, लक्षण होते हैं, ठीक है। डीएनए आरएनए हो गया, जीन्स हो गया, गुणसूत्र हो गया, यही हमारे क्या होते हैं, आनुवंशिक लक्षण होते हैं, ठीक है। इससे क्या होता है, गुणसूत्र का सबसे पहले महत्वपूर्ण घटक माना जाता है किसको, न्यूक्लियो प्रोटीन को, ठीक है, किसको माना जाता है, न्यूक्लियो प्रोटीन को माना जाता है। और गुणसूत्र में, किसमें, गुणसूत्र में डीएनए आरएनए क्या होते हैं, उपस्थित होते हैं। गुणसूत्र में क्या होते हैं, डीएनए और आरएनए प्लस हिस्टोन प्रोटीन उपस्थित होते हैं, ठीक है। और क्या होता है, जैसे कि चिंपैंजी है, गिब्बन है ना, जो मानव के पूर्वज हैं, है ना, मानव के जैसे वो कहते थे, ठीक है। तो चिंपैंजी है, गिब्बन है, लीमर है, इत्यादि के साथ तुलना करते हैं, तब हमें क्या पता चलता है कि जो मनुष्य है और चिंपैंजी के जो क्या है, गुणसूत्र हैं, डीएनए सर्वाधिक समानता क्या करते हैं, प्रदर्शित करते हैं, ठीक है। मनुष्य के जो गुणसूत्र हैं और डीएनए, ठीक है, और चिंपैंजी के जो डीएनए गुणसूत्र हैं वो क्या करते हैं, काफी हद तक समानता प्रदर्शित करते हैं, ठीक है। और मनुष्य तथा चिंपैंजी के पूर्वज भी क्या होते थे, है ना, समान होते थे, ठीक है, समान थे। तो ये क्या हो जाएगा भैया, हमारा आनुवंशिकी से प्रमाण, ठीक है। अब हम बात करते हैं तुलनात्मक वर्ग, है ना, तुलनात्मक कारकी से प्रमाण। 9 नंबर हो जाएगा हमारा तुलनात्मक कारकी, तुलनात्मक कारकी तथा जैव रसायन से प्रमाण, है ना, तथा जैव रसायन से प्रमाण, ठीक है। तुलनात्मक कारकी तथा जैव रसायन से प्रमाण, इसके प्रमाण कैसे मिलते हैं, है ना, कि विभिन्न जीवों की जो संरचना में क्या होती है, अतिरिक्त समानता पाई जाती है, ठीक है। सभी जीव जंतुओं में क्या होती है, उसकी संरचना में, उसकी बनावट में क्या पाई जाती है भैया, क्या पाई जाती है, असमानता पाई जाती है, ठीक है। यानी सभी जो जीव जंतु होते हैं, सबकी जो बनावट होती है, आकार होते हैं, वो क्या होते हैं, एक समान नहीं होते हैं, ठीक है। कारकी की समानता तथा, है ना, रासायनिक
है ना रासायनिक के अध्ययन से हमें जैव विकास का क्या मिलता है, जैव विकास का पता चलता है। ठीक है, जैव रासायनिक के अध्ययन से ज्ञात होता है, क्या ज्ञात होता है कि जीवों के ऊतकों, है ना ऊतक, ठीक है, सबसे यानी जीव की शरीर की सबसे छोटी इकाई क्या होती है, कोशिका होती है, फिर ऊतक होता है ना, यानी कोशिकाओं, ऊतकों और कोशिका द्रव के अणुओं में समानता पाई जाती है। किसमें समानता पाई जाती है, ठीक है, उसके जो ऊतक होते हैं, है ना टिश्यू, फिर कोशिका और कोशिका द्रव में क्या पाई जाती है, समानता पाई जाती है। ठीक है, और जीव द्रव्य यानी जो प्रोटोप्लाज्म होता है, प्रोटोप्लाज्म संरचना तथा संगठन प्रोटोजोआ संघ से, है ना प्रोटोजोआ संघ के एक कोशिकीय जंतुओं में, है ना एक कोशिकीय जंतुओं से लेकर के जटिल जो स्तनधारी, है ना ब्लू व्हेल तक लेके जो जीव जंतु होते हैं, ठीक है, उनमें सब में क्या होता है, एक जैसा होता है। ठीक है ना, एक जैसा ट्रिप्सिन पदार्थ पाया जाता है, ट्रिप्सिन। ठीक है, एक जैसे पदार्थ होते हैं ट्रिप्सिन, जो ट्रिप्सिन नामक, है ना प्रोलियो, ठीक है, एंजाइम प्रोटोजोआ से लेकर के स्तनधारी जीव जंतुओं में पाया जाता है। ठीक है, तो इस प्रकार, ठीक है, क्या हो जाता है कि जो हमारा, है ना तुलनात्मक जो कार्यकी और जैव रसायन से प्रमाण है। ठीक है, यानी सबकी क्या होती है, जो तुलनात्मक यानी जो कार्यकी होती है, जो बनावट होती है, सबकी क्या होती है, अलग अलग होती है ना। यानी जब भ्रूणावस्था में होता है तब तो एक जैसे रहती है, उसके बाद में धीरे धीरे क्या होता है, डिफरेंस आ जाता है। ठीक है, तो यहां से हमारा भैया, ठीक है, जो जैव विकास के प्रमाण हैं यहां से खत्म होते हैं। ठीक है, तो 8-9 प्रकार के, है ना हमारे प्रमाण बताए गए। ठीक है, अब हम बात करेंगे जैव विकास के सिद्धांत। किसके बारे में बात करेंगे, जैव विकास के सिद्धांत के बारे में। ठीक है, जैव विकास के सिद्धांत। अब हम बात करते हैं जैव विकास के सिद्धांत, है ना। तो जैव विकास के सिद्धांत में, है ना कई सारे सिद्धांत हैं, है ना लैमार्कवाद, डार्विनवाद, जैसे हम पहले भी पढ़ चुके हैं। ठीक है, तो ज्यादा डिटेल में यहाँ पे नहीं जाएंगे। ठीक है, तो विभिन्न वैज्ञानिकों ने जैव विकास को अपने अपने मत के अनुसार परिभाषित किया है। ठीक है, जो वैज्ञानिक हैं अपने अपने अनुसार जैव विकास के माध्यम में, जैव विकास के बारे में जो परिभाषाएं प्रस्तुत की हैं, ठीक है, अलग अलग हैं सब। इन वैज्ञानिकों में जीनोफेनिम, है ना जीनोफेनिस है, थेल्स है, और कौन सा है, अनाक्सिमेंडर है। ठीक है, आर्नबाना बेकन है, और बुफाप है। ठीक है, और कई अन्य वैज्ञानिक हैं। ठीक है, तो 3 वैज्ञानिक इसके बारे में हम बात करेंगे। 3 वैज्ञानिक, तो नंबर 1 पे हम बात करेंगे लैमार्कवाद, है ना। पहला सिद्धांत हो जाएगा हमारा भैया लैमार्कवाद, है ना लैमार्कवाद, है ना, जैसे नाम से ही पता चलता है। तो इस सिद्धांत को प्रतिपादित करने वाले कौन है भैया, जीन बैप्टिस्ट डी लैमार्क। इनका पूरा नाम क्या है, जीन बैप्टिस्ट डी लैमार्क। ठीक है, ये जो भैया 1819 ईस्वी में, है ना, और 1819 ईस्वी में पैदा हुए थे। ठीक है, इन्होंने क्या बताया कि जैव विकास को सिद्ध करने के लिए, ठीक है, प्रथम तर्क संगत सिद्धांत दिया था। ठीक है, पहला तर्क संगत सिद्धांत दिया था, जिसको नाम था, क्या नाम दिया गया था, लैमार्कवाद, या इसी को हम दूसरा नाम भी कह सकते हैं, उपार्जित लक्षणों की वंशागति का सिद्धांत भी कह सकते हैं। क्या कह सकते हैं, उपार्जित लक्षणों की वंशागति का सिद्धांत भी कह सकते हैं। इनकी एक बुक थी फिलोसफी जूलॉजी, है ना, बहुत पूछी जाती है परीक्षा में। ठीक है, तो ध्यान रखना, फिलोसफी जूलॉजी, जो इन्होंने अपना सिद्धांत दिया था इसी बुक में दिया था। ठीक है, तो ध्यान रखना, इनकी बुक का नाम क्या है, फिलोसफी जूलॉजी। ठीक है, 1819 ईस्वी में प्रकाशित हुई थी। ठीक है, तो इनका जो सिद्धांत था 4 मूल अवधारणाओं पर क्या था, है ना, 4 मूल अवधारणाओं पर आधारित था। नंबर 1, जिसको हम कह सकते हैं बड़े होने की प्रवृत्ति, बड़े होने की प्रवृत्ति, है ना, बड़े होने की प्रवृत्ति। ठीक है, जितने भी इस पृथ्वी पर जीव जंतु उपलब्ध हैं, जितने भी जीवित प्राणी हैं, सब में क्या होता है भैया, बड़े होने की क्षमता होती है ना, वृद्धि और विकास करने की क्षमता होती है। ठीक है, और क्या होते हैं, वे वातावरणीय, है ना दशाओं के अनुकूल क्या करते हैं, अपने शरीर को ऑब्जर्व करते रहते हैं। ठीक है, तो सभी जीवों में बड़े होने की प्रवृत्ति पाई जाती है। ठीक है, और यह किसके द्वारा होता है, अनुकूलन के द्वारा होता है। किसके द्वारा होता है, अनुकूलन के द्वारा होता है।
और जीवों के शरीर में उनके अंगों में बड़े होने की प्रवृत्ति होती रहती है। ठीक है, तो ये हमारा था पहला पॉइंट। अब हम दूसरा बात करते हैं भैया, वातावरण का सीधा प्रभाव। वातावरण का सीधा प्रभाव है ना। दूसरा पॉइंट है वातावरण का सीधा प्रभाव। जो भी जीव जंतु इस पृथ्वी पर है, ठीक है, उनका सीधा संबंध किससे होता है भैया? वातावरण पर होता है ना। यदि वह जिस वातावरण रहता है उसी के अनुसार अपने शरीर को ढाल लेता है ना। सर्दी में, जाड़े में, गर्मी, बरसात में, ठीक है। तो जो जीवों के चारों ओर का जो वातावरण परिवर्तनशील होता है, ठीक है, जिसका प्रभाव किस पर पड़ता है? उसी जीव जंतुओं पर पड़ता है, ठीक है। और जीव क्या करता है? अपने यानी कि मौसम के अनुकूल, है ना, अपने शरीर को ढाल लेता है, ठीक है। तो जो जिस वातावरण रहता है उसी के अनुसार अपने शरीर को ढाल लेता है, ठीक है। अगला हम बात करते हैं अंगों के उपयोग एवं अनुप्रयोग का प्रभाव। अंगों का उपयोग तथा अनुप्रयोग का प्रभाव, ठीक है। अंगों का उपयोग तथा अनुप्रयोग का प्रभाव, यानी कि मेंडल ने इसमें क्या बताया, सॉरी मेंडल नहीं, लेमार्क, है ना, इसमें क्या बताया कि भैया जो भी जीव होता है ना, जिस वातावरण में विकसित होता है, ठीक है, उसका प्रभाव उसके ऊपर पड़ता रहता है ना। यानी जो अंग किसी कार्य को करने में ज्यादा एक्टिव होता है वह धीरे धीरे क्या होता है? एक्टिव होता रहता है ना। और यदि जिस अंग का कोई जीव काम करना बंद कर देता है, धीरे धीरे वो क्या होता है? निष्क्रिय हो जाता है, ठीक है, और उसका कार्य बंद हो जाता है धीरे धीरे, ठीक है। जैसे कि मनुष्य में, है ना, क्या होता है, मनुष्य में जो पूंछ होती है वो भी पाई जाती थी, ठीक है, धीरे धीरे उसका कार्य रहा नहीं, ठीक है। जैसे कि सांप होते हैं, सांप के जो बताया था कि पहले पैर हुआ करते थे, ठीक है, बिल में घुसने से चलने के लिए, है ना, और झाड़ियों में चलने के लिए उनको दिक्कत होती थी, तो धीरे धीरे वे क्या कर दिए, उनको यानी कि पैरों के बगैर क्या कर दिए, वे रेंगना चालू कर दिए, और धीरे धीरे उनके जो पैर हुए क्या हो गए? अनुपयोगी हो गए, ठीक है। यानी जो अंग उपयोगी थे वही क्या हो गए? अनुपयोगी हो गए, यानी उनका कार्य बंद कर दिया, ठीक है। उसके बाद हम बात करेंगे उपार्जित लक्षणों की वंशागति। चौथा पॉइंट हमारा हो जाएगा उपार्जित लक्षणों की वंशागति, ठीक है, उपार्जित लक्षणों की वंशागति। इसमें क्या आता है ना, वातावरणीय, है ना, वातावरणीय परिवर्तन में अपने आप को, है ना, वातावरणीय परिवर्तनों में अपने आप को अनुकूलित करते समय जो लक्षण जीवों में क्या होते हैं भैया? विकसित होते हैं, उन्हें हम क्या कह सकते हैं? उपार्जित लक्षण कहते हैं। क्या कह सकते हैं? उपार्जित लक्षण, ठीक है। और ये उपार्जित लक्षण एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में वंशागति होते रहते हैं, एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में क्या होते हैं? ट्रांसफर होते रहते हैं, ठीक है। और इन लक्षणों की जो वंशागति है, ठीक है, कई पीढ़ियों के बाद में क्या होती है? जीव अपने पूर्वज, है ना, अपने पूर्वजों से क्या होते हैं? भिन्न हो जाते हैं, थोड़ा डिफरेंस हो जाते हैं, ठीक है, और एक नई पीढ़ी का निर्माण हो जाता है, ठीक है। अब उसके बाद में इसमें कुछ उदाहरण दिए गए थे, ठीक है, यानी लेमार्क ने कुछ उदाहरण दिया। किसका दिया भैया? जिराफ का उदाहरण, है ना, सबको पता होगा जिराफ का उदाहरण, है ना। इन्होंने बताया, लेमार्क ने बताया कि जो क्या जिराफ हुआ करता था, है ना, अफ्रीका में पाए थे, है ना, अफ्रीका में ज्यादा जिराफ पाए थे, ठीक है। और किसी कारण वहां का जो वातावरण था, ठीक है, यदि जिस पर्यावरण में वो रह रहे थे, वहां की जो वनस्पतियां हैं, है ना, अचानक किस में बदल जाती थी? रेगिस्तान में बदल गई, ठीक है। तो इनके जो खाने पीने की, है ना, सामग्री थी भैया, वो क्या हो गई? खत्म हो गई। तो अब इनको दिक्कत होने लगी भोजन के लिए, तो ये क्या करने लगे? जो थोड़ा बड़े पेड़ थे उनको क्या करने लगे, है ना, गर्दन उठा करके खाने का प्रयास करने लगे, और अगले पैर क्या किए? उठा करके खाने का प्रयास करने लगे, ठीक है। धीरे धीरे पीढ़ी दर पीढ़ी ये प्रक्रिया होती रही, और क्या हो गया? धीरे धीरे कई पीढ़ियों के बाद में, है ना, लंबी गर्दन वाले, लंबे पैर वाले जिराफ क्या हो गए? उत्पन्न हो गए, ठीक है। तो यह था इनका जिराफ का उदाहरण। और एक हमारा उदाहरण इनका और लगा है, ठीक है, किसका? सर्प का उदाहरण, है ना, सर्पों का
उदाहरण, है ना, जैसे कि मैंने पहले बता चुका हूं हमने, ठीक है, कि जो सर्प होते हैं, ठीक है, इनको चलने, इनके बताया जाता था कि पहले पैर हुआ करते थे। जो सांप हैं इनके भी पहले पैर हुआ करते थे, ठीक है, और धीरे धीरे क्या हुआ, इनको चलने में, है ना, यानी झाड़ियों में चलने में और बिल में घुसने में इनको दिक्कत होती थी, ठीक है, और इन्होंने क्या किया, धीरे धीरे इन्हें पैरों को काम लेना बंद कर दिया और ये रेंग करके घिस करके चलने लगे, ठीक है, और धीरे धीरे इनके जो पैर थे वे क्या हो गए, वे निष्क्रिय हो गए, ठीक है। तो इनके दो उदाहरण हैं, है ना, जिराफ का उदाहरण और सर्पों का उदाहरण इनके माध्यम से दिया गया है, ठीक है। अब हम बात करते हैं लैमार्क की आलोचना। क्या बात करते हैं, लैमार्क की आलोचना, ठीक है, आलोचना मतलब कमी निकालना। तो कई सारे वैज्ञानिक हुए जो इन पे कमेंट किए, ठीक है, कि भैया नहीं ऐसा नहीं हो सकता है, ठीक है, सारी चीजें क्या होती हैं, प्रैक्टिस से ही नहीं हो पाती हैं, है ना। तो इसमें कौन कौन से वैज्ञानिक थे भैया, एक थे कैमरन, ठीक है, और एक पावलॉव थे, पावलॉव ने कुत्ते पर प्रयोग किया है, ठीक है, और एक थे मैकडोगल, ठीक है, इन्होंने समर्थन किया और कई वैज्ञानिकों ने इनकी आलोचना की, ठीक है। एक वैज्ञानिक और थे, ठीक है, जिनका नाम बीजमैन, इन्होंने क्या किया, इन पे खूब कायदे से नहीं, है ना, कमेंट किया कि नहीं ऐसा नहीं हो सकता है। इन्होंने क्या किया, एक चूहे को उठाया, ठीक है, और उसके बच्चों को पूंछ काट दी, एक चूहे को उठाया और उसके बच्चों की पूंछ काट दी, फिर उसके बच्चे पैदा हुए, उसकी भी पूंछ काटती गई, है ना, बार बार काटते रहे लगभग 22 पीढ़ियों के बाद में, है ना, यानी ऐसा कोई चूहा नहीं पैदा हुआ जिसकी पूंछ कटी हो, ठीक है। तो इससे इनका जो ये सिद्धांत था वो क्या हो जाता है, खारिज हो जाता है, ठीक है। तो इसके बारे में याद रखना, आलोचना के बारे में, ठीक है। अब उसके बाद में हम बात करेंगे, है ना, दूसरा, है ना, तो ये हमारा लैमार्क वाद भैया पूरा खत्म हो जाता है ना, तो इनके बारे में ध्यान रखना, ठीक है। लैमार्क, ठीक है, इनकी बुक का नाम है क्या, फिलोसफी की जूलॉजी, ठीक है, और इनका जो सिद्धांत था 4 मूल अवधारणाओं पर आधारित था। कौन कौन है, बड़े होने की प्रवृत्ति, वातावरण का सीधा प्रभाव, अंगों का उपयोग तथा अनुप्रयोग, ठीक है, चौथा था उपाधि लक्षणों की वंशागति। इन्होंने 2 चीजों पर उदाहरण दिया, एक दिया जिराफ का और एक दिया सर्पों का उदाहरण, ठीक है। तो आइए दोस्तों हम अपनी क्लास को यहीं पे वाइंड अप करते हैं, है ना, हमारा लैमार्क वाद हो गया, फिर डार्विन वाद, उसके आगे हम लोग अगली क्लास में कंटिन्यू करेंगे, है ना, एक वीडियो में, एक लेक्चर में कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। और ऐसे फिर बहुत ज्यादा लंबा क्लास हो जाएगी, देखने में भी आप लोगों को दिक्कत होगी, है ना। तो आशा करता हूँ आप लोगों को, है ना, मेरे द्वारा दी जा रही चीजें, कंटेंट, है ना, अच्छे से समझ में आ रहा होगा, ठीक है। तो उसके बाद में हम अगले लेसन में फिर मिलेंगे, अगले वीडियो में। बहुत बहुत धन्यवाद।